नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स। राइट जो होती है, राइट्स क्या होते हैं? राइट्स जो होते हैं एक इंटाइटलमेंट होते हैं। राइट्स इंटाइटलमेंट होते हैं टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए और ना करने के लिए ये एक एंटाइटलमेंट होते हैं। कैटेगरी ऑफ राइट्स की बात करें तो राइट्स एक तो नेचुरल राइट होते हैं। एज बीइंग ह्यूमन जो हमें राइट मिलते हैं उसे हम नेचुरल राइट बोलते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी। ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये राइट जो है कंसिडर किए जाते हैं फंडामेंटल टू ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी के लिए फंडामेंटल होते हैं। ह्यूमन डिग्निटी के लिए फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो उसे हम ह्यूमन राइट कहते हैं। नेचुरल राइट्स, हम ह्यूमन है इसलिए जो हमें राइट मिले वो नेचुरल राइट है। ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो हमारी डिग्निटी के लिए डिग्निटी और वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फेयर ट्रायल व्हेन चार्ज विद द क्रिमिनल विद द क्राइम। अगर क्राइम व्हेन चार्ज विद द क्राइम, अगर हम क्राइम का एलिगेशन है हमारे अगेंस्ट तो हमें फेयर ट्रायल मिले, तो ये हमारा ह्यूमन राइट है। फिर लीगल राइट होता है। लीगल राइट किसी इंस्टीट्यूट से हमें मिलता है, किसी लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट्यूट बनाते हैं, उससे हमें जो राइट मिलता है वो लीगल राइट होता है, जैसे राइट टू स्ट्राइक, पेटेंट राइट। ठीक है, तो पहला नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट, थर्ड लीगल राइट, फोर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर ही आता है फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स में है वो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो पार्ट 3 में है। ठीक है, फिर होता है सिविल और पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट आर कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक पावर। एक अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन जिसके पास पॉलिसी मेकिंग पावर है तो वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। तो पॉलिटिकल राइट वो होते हैं जो कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक पावर, जैसे कि राइट टू वोट, वोट जो है ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। सिविल राइट होते हैं आर दोस राइट्स विच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू ईच पर्सन टू लीड अ सिविलाइज्ड सोशल लाइफ, जैसे कि राइट टू फ्रीडम। तो सिविल राइट वो होते हैं जो हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें इन अ सिविलाइज्ड मैनर। फिर फंडामेंटल राइट्स का होते हैं, फंडामेंटल राइट्स वो राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में अवेलेबल है। ये जस्टिसेबल होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, अगर इनका ब्रीच हो तो हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के अंदर। ठीक है, इसका इस पे किस किस का इन्फ्लुएंस है, तो नेहरू रिपोर्ट जो थी और कराची सेशन 1931 का उसका रिजोल्यूशन, और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें बिल ऑफ राइट जो है उसका इन्फ्लुएंस है। तो हम बात करें हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। आर्टिकल 14 से 18 है राइट टू इक्वालिटी। फिर राइट टू फ्रीडम है 19 से 22। फिर 23 एंड 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28 है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 30 है। और 30 जो है वो 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओरिजिनली जो है 7 फंडामेंटल राइट्स है, अभी 6 है। ओरिजिनली जो है तो 7 थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया और वो 300A में एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। तो लीगल राइट स्टेट्यूट से मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे फीचर की, बात करेंगे फंडामेंटल राइट के फीचर की बात करेंगे। तो पहला ये अवेलेबल है, कुछ ऐसे आर्टिकल है जो एक सिटीजन को ये अवेलेबल है ओनली टू इंडियन। तो है 15, 16, 19, 20 एंड 30, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा अवेलेबल अगेंस्ट, कुछ राइट है जो अगेंस्ट स्टेट है और कुछ राइट है जो अगेंस्ट इंडिविजुअल भी अवेलेबल है। तो अगर हम बात करेंगे अगेंस्ट, अगर हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ देम जो है आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, ये अगेंस्ट स्टेट भी है और अगेंस्ट इंडिविजुअल भी है। व्हेन राइट that are available against a state action only are violated by the private individual, they are no constitutional remedy but only ordinary legal remedies are available। जैसे कि कुछ ऐसे राइट है जो स्टेट परफॉर्म नहीं कर सकता, कुछ ऐसे राइट्स है जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं स्टेट के ऊपर, वो अगर एक इंडिविजुअल ब्रीच करता है तो उसके अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन के लिए केस नहीं कर सकते, हम लीगल ऑर्डिनरी रूट जो है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो नेचर की बात करेंगे तो कुछ फंडामेंटल राइट जो है, सब फंडामेंटल राइट जो प्लेस करते हैं लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ये नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं और कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। तो नेगेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे तो आर्टिकल 14, 15, 16, और पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव राइट वो होते हैं जो हमें एम्पावर करते हैं और नेगेटिव राइट वो होते हैं जो लिमिटेशन लगाते हैं स्टेट के ऊपर।
तो ये डिफरेंस होता है। अमेंडेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो जो राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हम उसे अमेंड नहीं कर सकते, पार्लियामेंट उसे अमेंड नहीं कर सकती। जस्टिसेबल, ये जस्टिसेबल है, हम इसे अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी एंड को वारंटो। रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। आर्टिकल 31 ए बी सी, 33, 34, 35 ये रेस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा सभी आर्टिकल्स में लिमिटेशन अलग से दिए हुए, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, कंटेम्प्ट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, डिसेंसी, ठीक है, डिफेमेशन, टू प्रिवेंट शुड नॉट बी डिफेमेटरी। तो ये कुछ लिमिटेशन जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अदर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, और आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है अंडर आर्टिकल 358 अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के वजह से, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ऑन एक्सटर्नल ग्राउंड, ठीक है। तो हम ये आर्टिकल 358 के अंदर ये कहा गया है कि आर्टिकल 19 जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, एक नया रेजोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन की और रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 जो है बताता है ये डेफिनेशन स्टेट की। तो स्टेट की डेफिनेशन इसमें वाइडर है, इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव बॉडीज आती है, और जुडिशियल बॉडी अगर फंक्शन कर रही है ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो जुडिशरी भी इसके अंदर आएगी, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही है तो इस पर प्राइवेट बॉडीज़ भी आ सकती है। प्राइवेट बॉडीज़ तब आएंगी जब वो इन्फ्लुएंस कर रही है, फंक्शन कर रही है, ऐसे स्टेट फंक्शन कर रही है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। जैसे कि ओएनजीसी कुछ ऐसे पॉलिसीज बना रही है जो ब्रॉडर लेवल पे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेगी, तो ओएनजीसी भी का स्टेट का पार्ट होगी। ओएनजीसी, एलआईसी, सेल, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो भी स्टेट का पार्ट हो सकते हैं, अगर उनके जो है कस्टम्स प्रैक्टिस वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर वो भी इंक्लूड होंगे। फिर आर्टिकल 13 कहता है कि लॉज क्या है। लॉ, ऐसे लॉ जो इनकन्सिस्टेंट है और इन डेरोगेशन है विद फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिक्लेयर किया जा सकते हैं नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पर ये याद रखना है कि अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ नहीं है। लॉ मतलब होता है एक ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, यूसेज, ठीक है। लॉ एक ये भी देखा जाता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है कि नहीं बनाया है। लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। अगर वो इनकन्सिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स तो इसे जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द एपेक्स कोर्ट, और हाई कोर्ट भी जो है इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो नथिंग विल अप्लाई टू आर्टिकल 368। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है, वो सिंपली ये इंटरप्रेट कर सकते हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ डॉक्ट्रिन्स। तो पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, कोई अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है is amended to the extent that the pre-constitutional law is no more inconsistent with the amendment fundamental rights, then such law becomes valid again. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सिंपली हम समझ सकते हैं कि अगर कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से एग्जिस्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, फंडामेंटल राइट्स को उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, तब तक उस एक्सटेंट तक ये लॉ जो है वो इक्लिप्स हो जाएगा, वो इक्लिप्स हो जाएगा, कवर कर दिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। ये सीज टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस इक्लिप्स है। जब फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो जाएंगे तो वो लॉ फिर अगेन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। बट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वो होती है ऐसा लॉ जो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, वो उस एक्सटेंट तक नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है एक ऐसा लॉ जो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द एंटायर लॉ एज इलीगल, ओनली द पोर्शन ऑफ द लॉ दैट मे बी रिमूव्ड जो इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेव मतलब माफ करना, छूट देना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर, व्हेन अ पर्सन intentionally choose not to exercise a right, he is precluded from challenging the constitutionality of the law for the benefit of which the right is waived.
इन इंडिया अ पर्सन कैन वेव स्टेटरी राइट बट कैन नॉट वेव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। स्टेटरी राइट को हम वेव कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हम वेव नहीं कर सकते, ठीक है। मैन अ पर्सन इंटेंशनली चूज नॉट टू एक्सरसाइज राइट। एक पर्सन इंटेंशनली डिसाइड करता है कि मुझे ये राइट अपना एक्सरसाइज नहीं करना है। ही इज प्रेक्लूडेड फ्रॉम चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ। उसे स्टार्टिंग से ही रोका जा सकता है चैलेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी भी लॉ की, जिसके जिसके लिए राइट टू वेट इशू कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मतलब अगर कोई जजमेंट आई या फिर कोई लॉ आया तो ये जिस डेट से आया उसके फॉरवर्ड उसके ऑनवर्ड ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा, तो ये है प्रोस्पेक्टिव रूलिंग। और रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग होती है मतलब आज जजमेंट आई है इस डेट पे, मतलब 1 जनवरी को अगर जजमेंट आई है, 1 जनवरी 2020 को अगर ये जजमेंट आई है, या 2026 को, 1 जनवरी 2026 को ये जजमेंट आई है, तो 1 जनवरी 2026 से ऑनवर्ड लागू होगा, तो ये प्रोस्पेक्टिव है। और पिछले कुछ टाइम पहले से जाकर मतलब 2020 से अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है। तो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? तो केसेस क्या के सरकार शंकरी प्रसाद केस है जिसमें पार्लियामेंट ने कहा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की फंडामेंटल राइट्स को। गोलोकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल है, इम्यूटेबल है, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमेंड कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसे अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडिटी किया आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 को, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल कर रहे थे और जुडिशियल रिव्यू जो है पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। उसके अलावा हम बात करेंगे आयर कोलियो केस। आयर कोलियो केस में लॉ प्लेस्ड जो किए गए थे 9 शेड्यूल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ केशवानंद भारती वर्डिक्ट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो मतलब ऐसे लॉ जो प्लेस किए गए 9 शेड्यूल के अंदर उनको जुडिशियल इम्यूनिटी दी गई थी, जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी दी गई थी, उनको इम्यूनिटी दी गई थी जुडिशियल रिव्यू से। पर आया कोलियो केस में कहा कि केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद जो भी लॉ इसके अंदर इंक्लूड हुए 9 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड हुए वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, उन्हें जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इसमें 2 पार्ट है, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश से आया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से बोरो किया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये निगेटिव है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये पॉजिटिव है। पहले हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे तो ये अमेरिका यूएसए ये ब्रिटेन से आया है। पहले हम बात करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटिश से आया है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका से आया है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये होता है कि हम ये नहीं देखेंगे किसी क्या पोजीशन है, सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। अमीर गरीब कुछ भी हो इक्वली ट्रीट करेंगे। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इस पर इक्वल जो है इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल्स इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, ये होता है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ इसका मतलब होता है एब्सेंस है आर्बिट्रेरी पावर का, इक्वालिटी है इक्वालिटी बिफोर लॉ एज इम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 जो है ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। इंदासानी केस जो है जजमेंट है 1992 का, इस पर कहा कि इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। एक्सेप्शन क्या है इक्वालिटी के लिए, एक्सेप्शन क्या है इक्वालिटी के लिए, एक्सेप्शन क्या है? तो कुछ एक्सेप्शन है, क्या है? पहला तो है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्सेप्शन है कि डीपीएसपी अगर हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस पर कुछ एक्सेप्शन है। उसके अलावा इम्यूनिटी दी गई है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलए को और फॉरेन डिप्लोमेट को, तो यहाँ एक्सेप्शन है कुछ। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 15 ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इस पर 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट और रेजिडेंस अगर जोड़ देते हैं तो आर्टिकल 16 आ जाता है। आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 15(1) जो है सिंपल प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को। और आर्टिकल 15(2) जो है सब क्लॉज 2 जो है ये जो है प्रिवेंट करता है प्राइवेट सिटीजन को। पहला था स्टेट के लिए और दूसरा है प्राइवेट सिटीजन के लिए। उसके लिए हम बात करेंगे तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसने 15 क्लॉज 4 को ऐड किया।
इसमें ये कहा गया कि SC/ST को बेस SC/ST को रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए आया, SC/ST के रिजर्वेशन बेनिफिट के लिए आया, और ये आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 15 क्लॉज 4 आया, और 93rd अमेंडमेंट एक्ट से 15 क्लॉज 5 आया। ठीक है, इसने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को बेनिफिट देने की बात की। तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको हम डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये कहा गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये चीज़ याद रखनी है कि सोशली और एजुकेशनल है, सोशल और इकोनॉमिकल नहीं है। तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया, उसके लिए ह्यू एंड क्राइम अची, तो उसके लिए क्या है, अमेंडमेंट लाया गया था। तो उसमें इकोनॉमिकल क्राइटेरिया को ऐड किया गया है पहले। अभी जो है ये क्या है, सोशल और एजुकेशनल है 15(5) के अंदर, 15 क्लॉज 5 के अंदर। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो अमेंड किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे 15 क्लॉज 6 ऐड किया गया है। 15 क्लॉज 6 में इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वो था सोशली एंड एजुकेशनली, और ये है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। डिसेंस और रेजिडेंस, डीआर जो है डॉक्टर, डीआर जो है डिसेंट और रेजिडेंस, ये एडिशनल है। इसके अलावा रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 जो है पहले से थे, 2 और आ गए, डिसेंट और रेजिडेंस। याद रखते हैं इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस ऐसे क्राइटेरिया। उसके अलावा स्टेट जो है प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है स्टेट सर्विस में। और स्टेट जो है परमिट है टू मेक द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन द फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 16(6) के अंदर। जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने इंपावर किया स्टेट को कि स्टेट जो है परमिटेड है। ठीक है, फिर आर्टिकल 17 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है, स्टेट को नहीं कर रहा है। इसे याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है वो ऑथोराइज्ड है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मेक कर सकती है लॉ टू पनिश। पार्लियामेंट जो है इसने लाया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आया, पार्लियामेंट ने क्या लाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आया, और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लाया 1989 में। तो ये 2 एक्ट याद रखने, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। ठीक है, और राइट अंडर आर्टिकल 17 जो है वो अवेलेबल है अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। तो अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो है अगर प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी, तो ये उसको भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, ये प्रोहिबिट करता है। तो अनटचेबिलिटी चाहे स्टेट करे चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल करे, दोनों केस में अबॉलिश्ड है। उसके अलावा बात करेंगे आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल की बात करता है। तो टाइटल, टाइटल मतलब सर, दीवान, दिनकर राव। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 18, ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को कन्फर करने से टाइटल। ये एक्सेप्ट करता है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्क्रिप्शन, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्क्रिप्शन को ये प्रोहिबिट वो एक्सेप्शन देता है। मतलब मिलिट्री और एकेडमिक पर्पज़ के लिए जो मिलते हैं वो अवार्ड है, ये कन्फर्मेंट है, रिकॉग्निशन है एक्सीलेंस का, ये टाइटल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल, ये हमारा राइट टू इक्वालिटी हो गया। अब हम है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम बात करेंगे तो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। इसमें छः है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेजिडेंस है, और टू कैरी आउट एनी प्रोफेशन है। तो हम लाइन से पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं ये फ्रीडम क्या क्या है। आर्टिकल 19 के अंदर हमें फ्रीडम मिले, ये सभी सिटीजन को मिले। तो हमने पढ़ा था 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 जो है ये सिटीजन को खाली मिले हैं। ठीक है, तो हम 19 की बात करते हैं, खाली सिटीजन को अवेलेबल है। और कुछ ये एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इसके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो पहले क्या है, पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस इसमें आ गया, फ्रीडम टू प्रोपगेट वन व्यू आ गया, राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग आ गया, राइट अगेंस्ट बंद आ गया। ठीक है, राइट अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, पर राइट टू स्ट्राइक इसमें नहीं है। राइट टू स्ट्राइक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। और फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है। राइट टू स्ट्राइक स्टेटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ग्राउंड फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इसमें याद रखना है पब्लिक, इसमें याद रखना है सोवरेंटी और इंटीग्रिटी के ग्राउंड है। सिक्योरिटी जो एक ग्राउंड है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ये पूरे बहुत बड़े ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, तो इसमें याद रखना है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी,
कंटेम्प्ट, इंसाइटमेंट, डिफेमेशन, फ्रेंड रिलेशन, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये चीज 8 पॉइंट हमें याद रखने हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, कंटेम्प्ट, इंसाइटमेंट, डिफेमेशन, फ्रेंडली रिलेशन, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, कंटेम्प्ट, इंसाइटमेंट, डिफेमेशन, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंड रिलेशन। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, पीएम डिसेंट, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, पीएम डिसेंट, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। सीआईडी, कंटेम्प्ट, इंसाइटमेंट, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट, इंसाइटमेंट, डिफेमेशन, सीआईडी। पब्लिक पीएम डिसेंट, सीआईडी, पीएम डिसेंट है और सीआईडी, कंटेम्प्ट, इंसाइटमेंट, डिफेमेशन, फ्रेंडली रिलेशन, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। इसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा है 19B के अंदर असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। इसमें राइट है होल्ड करना पब्लिक मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, और ये पब्लिक लैंड पे खाली हो सकता है। प्राइवेट लैंड पे हम बोले तो राइट टू असेंबल है, तो नहीं, ये खाली पब्लिक लैंड पे। इस पर रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, इस पर पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। तो पिस, पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी। तो सिप, एसआईपी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, एसआईपी। उसमें था पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, कंटेम्प्ट, इंसाइटमेंट, डिफेमेशन, फ्रेंडली रिलेशन, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। और असेंबली के असेंबल कर सकते हैं हम, पर उसमें हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। फिर तीसरा है फ्रीडम टू एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर्म करना और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ये आया, ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने की राइट देता है। एवरीवन राइट टू नॉट ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास राइट है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से मना कर सकता हूँ, पर रिकॉग्निशन मिलना, फॉर्म कर सकता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी मेरा फंडामेंटल राइट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकता हूँ, लीगल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकता हूँ, पर उस ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्निशन मिले, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एन एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, क्या है, पब्लिक, इसमें भी है पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी। इसमें मॉरलिटी एक्स्ट्रा आ गया, इसमें मॉरलिटी एक्स्ट्रा आ गया। इस पर सिप था, इसमें सिप मॉरल। तो एसोसिएशन जब हम फॉर्म करते हैं, तो एसोसिएशन फॉर्म करते हैं तो हम मॉरल होने चाहिए, मॉरलिटी मस्ट है। एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए मॉरलिटी मस्ट है। हम असेंबल हो रहे हैं कहीं, तो उसके लिए हमें मॉरलिटी नहीं चाहिए, हमें पब्लिक ऑर्डर को ध्यान रखना है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान रखना है। पर हम जब भी बात करते हैं कोऑपरेटिव फॉर्म सोसाइटी की, तो उसके लिए मॉरलिटी जरूरी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मॉरलिटी एक रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डी, और 19D जो है वो बात करता है फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द इंडिया, विद इन इंडिया की बात करता है। ये विद इन इंडिया की बात करता है। आर्टिकल 21 जो है आउटसाइड इंडिया की बात करता है, आर्टिकल 19 विद इन इंडिया की बात करता है। इस पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, और प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट जो शेड्यूल ट्राइब का कोर्ट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। उसके अलावा प्रोस्टिट्यूट के मूवमेंट के लिए मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, और ऐसे पर्सन जो कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र कर रहे हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और जो हम बात करते हैं क्वारंटीन, तो ये रेस्ट्रिक्शन ये मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो ये एग्जांपल है। कोविड के टाइम पे जो क्वारंटीन लगा वो रेस्ट्रिक्शन लगा है, तो एग्जांपल है। इसके बाद बात करेंगे 15E की बात करेंगे। तो ई जो है ये बात करता है रिजाइड और सेटल करना इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन लग सकता है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो ये सेम है, जनरल पब्लिक और शेड्यूल ट्राइब दोनों में मूवमेंट हो और या सेटल हो। और लास्ट है एफ, ई के बाद एफ, ABCDE, ये एफ नहीं है, ये है जी। एफ जो है वो था प्रॉपर्टी, एफ जो था वो प्रॉपर्टी था, ये जी है। जी जो है फ्रीडम टू प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, तो क्या रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, तो इसमें है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, और स्टेट में रेस्ट्रिक्ट एक ऐसा बिजनेस जो इमोरल है, एक ऐसा प्रोफेशन जो इमोरल है, तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और ऐसा प्रोफेशन जो इमोरल है तो गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करें इसलिए गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, नहीं, गवर्नमेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो प्रिस्क्रिप्शन कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। स्टेट के पास ये भी पावर है कि वो अपनी मोनोपोली सेटअप कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है प्राइवेट सेक्टर को किसी भी ऑक्यूपेशन में, वोकेशन में, प्रोफेशन में। मतलब मोनोपोली भी इसके अंदर दिया गया है, तो स्टेट की मोनोपोली भी परमिटेड है। ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन देता है
इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है। नो एक्सपोस्ट फैक्टो, मतलब नो एक्सपोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तीनों की फर्स्ट पहले है नो एक्सपोस्ट फैक्टो, ये अप्लाई होगा क्रिमिनल केस में। तो मतलब अगर मैंने आज क्राइम किया, आज कोई लॉ नहीं है, तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लॉ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग होगी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, मतलब पिछले डेट से जाकर मुझे उस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती जो मैंने क्राइम पहले किया था, उसके लिए कोई लॉ पहले नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, ये सिर्फ क्रिमिनल केस में, सिविल और टैक्सेशन में ये लॉ अप्लाई नहीं, ये नहीं है, ओनली क्रिमिनल केस में क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। सपोज साइबर फ्रॉड साइबर फ्रॉड इसके लिए कोई ऑफेंस नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अगर एक पर्सन साइबर फ्रॉड कमिट करता है और आज कोई लॉ नहीं है, फ्यूचर में जाके कोई लॉ बनता है, क्रिमिनल लॉ बनता है कि साइबर फ्रॉड जो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसके लिए मैं बैक डेट से, किसी पर्सन ने बैक डेट में अगर कोई क्राइम किया होगा साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, तो मैं उसे बैक डेट में जाके उसे पनिश नहीं कर सकता। तो ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी मतलब एक गुनाह के लिए बार बार दो बार सजा नहीं मिल सकती, एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, अगर कोई डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है तो वो डबल जियोपार्डी के अंदर नहीं आएगा। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे कंपेल नहीं किया जा सकता कि मैं अपने लिए अपने खिलाफ खुद गवाही दूं, कि मतलब हाँ मैंने चोरी की है, मैंने जुर्म किया है, तो मुझे कोई कंपेल नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को इंक्रिमिनेट करूं। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब अगर मुझे बोलते हैं कि थंब इंप्रेशन दो, साइन सिग्नेचर दो, अपना ब्लड स्पेसिमेन दो, तो मैं ये नहीं बोल सकता मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन होगा। नहीं, पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि मेरा सिग्नेचर ले सकती है, स्पेसिमेन ले सकती है, ब्लड स्पेसिमेन, ये इसके अंदर नहीं आता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर नहीं आता। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, जो ब्रेन मैपिंग ब्रेन मैपिंग होती है और न्यूरल टेस्टिंग होती है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर आता है। तो सेल्वी केस जजमेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। सेल्वी केस जजमेंट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन को हम जो ये टेस्टिंग होती है, ब्रेन मैपिंग और टेस्टिंग होती है, ये एज ए एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते और ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की बात करेंगे। आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी पर्सन जो है उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता, किया जाएगा ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय द लॉ, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, लेजिस्लेटिव एक्शन के नहीं है। मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट के पास पावर है कि लेजिस्लेशन के थ्रू वो जो है किसी भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी ले सकती है। एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकता, लेजिस्लेटिव ले सकती है। मेनका केस में कहा, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया और कहा कि ये प्रोटेक्शन जो है केवल आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं है, पर लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी है। आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन है उसके अगेंस्ट भी है। मेनका केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आता है? तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सुभाष कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। उसके अलावा राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, भुत्तास्वामी केस जजमेंट में कहा राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर एज, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। ये सब राइट आर्टिकल 21 के अंदर है। तो कौन कौन से राइट हमें याद रखने हैं? पहले याद रखना है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड, शेल्टर, प्राइवेसी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, लीगल एड, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर इम्प्लिसिट है, ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। आर्टिकल 21 ए, यह हमें बात करता है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन, ये मैंडेट करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। तो एज ऑफ 6 से 14 के 6 से 14 6 से 14 ईयर के जो है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। और ये आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये ऐड किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड किया गया है। और राइट टू एजुकेशन इन परसुएंस ऑफ द आर्टिकल 21 ए, पार्लियामेंट ने किया राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बाद हम बात करेंगे
फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 21 कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल 22 से